अस्सलाम वालेकुम। हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे। इसके अंदर एक टॉपिक रहता है आपका फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज। जैसे हमने डिफरेंट स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज पढ़ी हैं, तो उसके अंदर आपका है कि कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर देते हैं। इसके अंदर आप पेज नंबर 46 देखेंगे एमयूएनएस की बुक से। तो आपको ये स्क्रीनशॉट में भी मैंने शेयर किया है, बुक में भी है आपके पास। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर आपके पास रेजोनेंस आता है, यानी कॉन्जुगेशन आएगा, और साथ में आपके पास आएगा इंडक्टिव इफेक्ट, और फिर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एंगल स्ट्रेन। ये चार इफेक्ट्स हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स इजी है। ये आपने जैसे कार्बोनाइल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ की 1715 पर सेंटीमीटर्स। अब आपको पता है कार्बोनाइल जो है दो कैनोनिकल फॉर्म्स में पाया जाता है। एक जगह कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, और एक जगह डबल बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन पे चला जाता है, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। और जो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो जो पेज 46 पे दिखाया हुआ है, वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अब कोई भी फैक्टर जो कार्बोनाइल ग्रुप का डबल बॉन्ड रिस्ट्रिक्ट करेगा कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, तो वो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उस कार्बोनाइल ग्रुप की। और कोई भी फैक्टर रेजोनेंस हो या इंडक्टिव इफेक्ट हो, वो कार्बन डबल बॉन्ड ओ की कैनोनिकल फॉर्म कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन को अगर एम्फेसाइज करेगा, तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम आया करेगी। क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है। मैंने आपको हुक्स लॉ बताया था, मैसेज पे डिपेंड कर रही होती है और फोर्स कांस्टेंट पे, यानी कि बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। कार्बोनाइल सी डबल बॉन्ड ओ ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है, इसलिए उसको स्ट्रेच करने के लिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चाहिए होगी आईआर लाइट की, ठीक है। तो वो ज़्यादा होती है जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है की फॉर्म में जब कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाता है। और जब कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन की कैनोनिकल फॉर्म में पाया जाता है, तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होती है क्योंकि फोर्स कांस्टेंट कम होता है। अब पेज 46 पर ही दिखाया जा रहा है कि आपके पास जब अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम आ जाए, यानी कार्बोनाइल के अल्फ़ा बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, चाहे वो डबल बॉन्ड अल्कीन का है या फिनाइल ग्रुप की वजह से आया, तो होगा क्या कि वो जो रेजोनेंस में आ जाएगा, कॉन्जुगेशन में आ जाएगा कार्बोनाइल का डबल बॉन्ड। तो उसके नतीजे में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं रहेगा, बल्कि कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कार्बोनाइल की 1715 है व्हेन इट इज़ नॉट इन कॉन्जुगेशन, एंड whenever it is alpha beta unsaturated means in it is in conjugation in resonance, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन में भी कन्वर्ट हो रहा होता है। इस वजह से इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दिखाई गई है, कम हो गई है। इसी तरह फिनाइल ग्रुप में जब लगा है, तो तब भी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1715 के बजाय 1690 है। अब दूसरी एग्जांपल दिखाई गई है 46 पेज पर ही। जो पहला स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जब विदाउट कॉन्जुगेशन होता है, तो वो रिस्ट्रिक्टेड होता है डबल बॉन्ड कार्बन में, तो वो 1650 पर सेंटीमीटर की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की। लेकिन अगर अल्फा इसके ये भी कॉन्जुगेशन में आ जाता है, यानी कि ब्यूटीन है, 1,3 ब्यूटाडाइन है, तो तब क्या होगा, इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1650 से कम होकर 1610 हो जाती है। उसकी वजह भी यही है कि ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कन्वर्ट हो रहा है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में, जो कि फोर्स कांस्टेंट कार्बन सिंगल बॉन्ड का कम होता है इस वजह से। और हमें पता लगता है कि इस वक्त किस किस्म का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है जो कि कॉन्जुगेशन में आ रहा है। अगर कार्बोनाइल है वो क्या कॉन्जुगेशन में है कि नहीं, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है वो कॉन्जुगेशन में है या विदाउट कॉन्जुगेशन है। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट जो मैंने शेयर किया 47 पे, उसमें आपके पास सबसे पहले दिखाया हुआ है कि विदाउट कॉन्जुगेशन कार्बोनाइल ग्रुप है जिसकी 1715 पर सेंटीमीटर है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। अब ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ है, तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1715 से कम होकर 1690 पर सेंटीमीटर आ गई है। और थर्ड स्ट्रक्चर में दिखाया गया है कि एक डबल बॉन्ड है जो कि विदाउट कॉन्जुगेशन है, वो 1650 पर सेंटीमीटर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की
स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है। और सेंटर वाली स्ट्रक्चर में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की भी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, 1650 की बजाय कम हो गई है, 1610 हो गई है। उसकी वजह क्या है? सराउंडिंग्स में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स हैं, यानी कॉन्जुगेशन आ गई है। अब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है, इस वजह से कम हो रही है। तो ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी चेंज होती है डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, वो हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब रेजोनेंस इफेक्ट देखते हैं हम। कार्बोनाइल ग्रुप में देख रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगता है, जैसे मिथॉक्सी ग्रुप है, तो जैसे आपको पेज 47 पे सेंट्रल स्ट्रक्चर में दिखाया गया है कि आपके पास जब ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है मेथॉक्सी ग्रुप का, तो कार्बोनाइल डबल बॉन्ड जो है कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस वजह से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कार्बोनाइल की कम हो जाएगी। और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जैसे नाइट्रो ग्रुप है, तो ये ऑपोजिट इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है उस तरह से उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम नहीं होगी, जिस तरह से डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट वाले ग्रुप के साथ लगने से कार्बोनाइल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होती है। अच्छा, नीचे दिखाया गया एंड ऑफ द पेज 47 आपको दिखाया गया कि अब इंडक्टिव इफेक्ट का क्या असर होता है। वो भी इसी तरह से होगा कि आपको दिखाया गया है एसिटल्डिहाइड 1730 पर जी इसके कार्बोनाइल ग्रुप की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, जो कि कन्वर्ट हो रही है 1715 पे। कम हो रही है, और कब हो रही है? जब एसिटल्डिहाइड एसीटोन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एज कंपेयर टू मीथाइल ग्रुप। यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब लगा है अगेन कार्बोनाइल का, सी डबल बॉन्ड ओ सी सिंगल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो रहा है मिथॉक्सी की तरह, तो आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। जबकि आपके पास जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा है इंडक्टिव इफेक्ट में, क्लोरो ग्रुप लगा है थर्ड स्ट्रक्चर में, तो आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम तो हुई है 1730 से एसिटल्डिहाइड की जगह, लेकिन इतनी कम नहीं हुई जितनी एसीटोन में हुई थी, क्योंकि क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। इसके अलावा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है एज कम्पेयर टू कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है इतना ज़्यादा कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो विदड्रॉइंग ग्रुप्स जो है वो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी को कम इतना नहीं करते जितना विदड्रॉइंग ग्रुप्स लगते हैं। अब नेक्स्ट मैं एक आपको स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ जिसके अंदर एसीटोन है, और फिर एसीटोन का मीथाइल ग्रुप हटा के NH2, यानी कि आपको पता है NH2 अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, लेकिन रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जो इफेक्ट ओवर पार करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब रेजोनेंस वाइज आपका स्ट्रॉन्गर होता है, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा होता है, और 1715 पर सेंटीमीटर कार्बोनाइल की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी कन्वर्ट हो जाती है 1695 पर सेंटीमीटर में। इसकी बजाय जब आपके पास एसीटोन के मीथाइल की जगह इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है इंडक्टिवली, तो क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन्स की इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू देयर रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, तो आपको ये क्लोरीन क्या कर रहा है? ऑपोजिट इफेक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इतना दे नहीं रहा कार्बोनाइल को जितना ले रहा है इससे। ठीक है, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इतना कन्वर्ट कोई नहीं हो रहा उसके अंदर, बल्कि वो इस डबल बॉन्ड को इंडक्टिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, इस वजह से इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। दिस वाज ऑल अबाउट द electronic effects including resonance and inductive which affects the absorption frequencies। जी, सेकंड इफेक्ट हम देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से इफेक्ट करती है एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी को। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जितनी ज़्यादा होगी तो वो फोर्स कांस्टेंट को कम करती है। वीक करने से क्या होता है? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी लोअर हो जाती है। अब यहाँ पर पेज नंबर 48 पे एक फिगर दिखाई गई है आपको 1 ब्यूटानॉल की। अल्कोहल जब फिनॉल्स में ये फिनोमेना होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, होता क्या है कि जब ये नॉन एसोसिएटेड है, जैसे कि ये सॉल्वेंट है कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बगैर जब आपके पास 1 ब्यूटानॉल है, ठीक है, जो कि दिखाया गया बी ग्राफ में, तो आप उसमें देखें कि शार्प लाइन है,
3650 पे ज़्यादा है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। अब एक बी ए देखें आप, सॉलिड लाइन इस फिगर में शो की गई है, जबकि जो कि ओ एच स्ट्रेचिंग जो है वो दिखाई गई है लिक्विड फिल्म के अंदर, और वो है आपके पास 3350 पे। जब ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्म में होता है तो ये ब्रॉड बैंड देते हैं अल्कोहल्स फिनोल्स, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपने देखा 3650 में, जब ये कार्बन टेट्राक्लोराइड में था हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम थी या ना होने के बराबर थी, तो ओ एच की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी थी 3650। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यानी सॉल्वेंट चेंज हो गया है, तो 1 ब्यूटानॉल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अब आ रही है आपके पास 3350 पर, यानी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है, लेंथन कर देती है ओरिजिनल ओ एच बॉन्ड को, फोर्स कांस्टेंट कम हो जाता है कार्बोनाइल के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की तरह, या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बॉन्ड की तरह, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। ठीक है, अब कीलेट्स के अंदर देखते हैं नेक्स्ट पेज पे 49 पे, आप देखेंगे, मैं उसका भी स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ आपको, कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होती है तो आपके पास अनएसोसिएटेड जो है या विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ओ एच बॉन्ड नज़र ही नहीं आ रहा होता। तो ये शो हो रहा होता है कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, कहाँ स्ट्रांग होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर कीलेट्स में होती है ये। ठीक है, जैसे मिथाइल सैलिसिलेट में। ठीक है, तो ये कहाँ तक आ जाती है, 2800 पर सेंटीमीटर मीटर तक आ गई है। ठीक है, तो ये इस हद तक लोअर कर देती है ओ एच की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को। ठीक है जी, फोर्थ फैक्टर है एंगल स्ट्रेन विच अफेक्ट्स द absorption frequency in infrared spectroscopy। एंगल स्ट्रेन जो जो बढ़ेगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। उसकी वजह यह है कि एस कैरेक्टर बढ़ता है। अब आपको पता है जो जो एंगल स्ट्रेन, जैसे आपके पास अगर 6 मेंबर्ड रिंग है तो उसका एंगल जो है 120 डिग्री होता है। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के दरमियान एंगल 120 होता है, पता है ना, प्लेनर ट्रिगनल ज्योमेट्री होती है। इसी तरीके से कार्बोनाइल ग्रुप की होगी। अगर ये आप पेज नंबर 49 पे देखते हैं एंड में पिक्चर, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की 1650 है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की 1715 है। अब ये 5 मेंबर्ड रिंग है और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का चूंकि बॉन्ड एंगल 120 से 109 पे हुआ, इस कैरेक्टर बढ़ा, फोर्स कांस्टेंट बढ़ा, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी, यानी ज़्यादा अब फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए होगी टू स्ट्रेच दिस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो 1650 से 1655 पे शिफ्ट हुई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। इसी तरह कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की चूंकि 109 हो गया एंगल 120 से, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1715 से बढ़ के 1740 हो गई। सेम इज़ द केस व्हेन इट इज़ 4 मेंबर्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की भी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ी और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की भी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ी। इसी तरह कार्बन, जब आपके पास रिंग 3 मेंबर्ड है, ठीक है, तो फिर दोनों की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज बढ़ जाती हैं। अच्छा, अब अगर बॉन्ड एंगल जो है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का कम होता ज़्यादा होता जाता है, ठीक है, तो क्या होता जाता है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। ठीक है, इवन के आपके पास जब डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन होती है तो वो उसका बड़ी कम कार्बोनाइल की एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी होती है 1695। अब ये देखें 1715 से भी कम हो गई। और जो आपके पास कार्बोसाइक्लिक रिंग्स होती हैं लार्जर देन 8 मेंबर, वो भी जो है स्ट्रेनलेस होते हैं, और इसकी भी ए साइक्लिक लॉन्ग चेन कीटोन्स की साइकिल नहीं है जहाँ पे, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इनकी भी कम होती है, 1715 पर सेंटीमीटर है। तो जितना एंगल स्ट्रेन होता है उतना ही ज़्यादा एस कैरेक्टर होता है, फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा होता है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। एंगल स्ट्रेन कम होता जाता है यानी कि एंगल बढ़ता चला जाता है, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है।